स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड द डेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा के अंदर हमें ये डिफाइन करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट मशीन लर्निंग के अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक है दैट्स स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब बाद दफा आप उसको डिवाइड भी करते हैं डिफरेंट अप्रोच के थ्रू, वो आप अपनी खुद की एक अपनी मैनुअल अप्रोच होती है जो आप यूज करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट और यही जो है रिकमेंडेड टेक्निक है। अब जो आपने मॉडल को इवेल्युएट करना है यहाँ पे, जो आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, एक चेन अप्लाई करते हैं कि भाई जो मॉडल आपका आ रहा है क्या उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट सेट। अगर वो टेस्ट सेट के ऊपर भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है दिस मींस कि मॉडल इज गुड, आपका मॉडल अच्छा ट्रेन हुआ है और अच्छा डेवलप हुआ है, आप उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, क्या आपका ट्रेनिंग के ऊपर मॉडल जो था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अगर ट्रेनिंग के अंदर परफॉर्म अच्छा कर रहा था दिस मीन्स कि वो मॉडल जो है आपका ओवरफिट कर, ओवरफिट का मतलब ये कि मॉडल ने रट्टा मारा था, अब अनसीन डेटा के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन अगर ट्रेनिंग के ऊपर भी टेस्ट के ऊपर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग के ऊपर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दिस मीन्स कि आपका मॉडल अंडरफिट कर गया है, उसने सही से लर्न नहीं किया है। ठीक है, इससे आप अपने मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। अब क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या अंडर फिटिंग है या ओवर फिटिंग है। ठीक है, अब इसको किस तरह से डील करना, ये आती क्या है। अच्छा, जो आपकी ओवर फिटिंग है ना वो आपके हाई वेरिएंस की वजह से जनरेट हो रही है, अंडर फिटिंग आपकी हाई बायस की वजह से जनरेट हो रही है। आपको चाहिए क्या होता है, आपको बैलेंस चाहिए होता है, ट्रेड ऑफ चाहिए होता है कि हमारे पास लो बायस और लो वेरिएंस टाइप का मॉडल हो जो कि हमारे पास डील करे। अब ये थोड़ा सा आपको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि ये लो बायस और हाई वेरिएंस या हाई बायस क्या होता है। देखिए ये एक हम एरो हिटिंग बोर्ड हमारे पास आप सबने यूज किया हुआ है। हमारा पर्पज क्या होता है कि हम वो सर्किल डॉट के ऊपर जो है इसको पॉइंट करें, दैट्स द एक्यूरेट पॉइंट। कि अगर हमने कोई भी एरो फेंका शूट किया हुआ है तो उस जो है वो पॉइंट पे यहाँ पे हिट करना चाहिए, तो दैट्स दी 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन। अगर हमारे पास एरो यहाँ पे जाके लगता है तो दैट्स 100% एक्यूरेट जो है आपका। तो लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और जाके हिट होता है तो दैट्स दी इनएक्यूरेट। लेकिन अगर हमारे पास डेटा जो है वो उन्हीं सर्किल के दरमियान ही हिट हो रहा है तो हम इसको कहते हैं लो बायस। दिस मीन्स के जो भी क्लास है मॉडल भी वही प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, उस सर्किल के ऊपर जो है हिटिंग हो रही है, ये लो बायस कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो एक हमें सर्किल डॉट के ऊपर हमने हिट करना है, लेकिन इसके अलावा कहीं और पे जाके वो आपके एरोज हिट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये हाई बायस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हाई बायस। दिस मीन्स कि जो टारगेट है उसके अलावा किसी और पॉइंट पे, लेकिन आपस में उसी एक्चुअल पॉइंट से तो दूर है लेकिन है वहीं पे, आपस में कनेक्टेड ही है, वहीं पे गए, ये हाई बायस कहलाता है। लेकिन अगर आपका जो मॉडल है वो कहीं और हिट कर रहा है, लेकिन एक जगह पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हिट कर रहा है, एक तो एक्चुअल टारगेट पे भी हिट तो नहीं कर रहा लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट और लोकेशन पे, इसको कहते हैं लो जो है वो वेरिएंस, लेकिन करीब करीब जो है वो आपके मॉडल के है। लेकिन अगर वो आपके सर्किल पॉइंट से बहुत दूर हिट कर रहा है लेकिन वो भी स्प्रेडली डिफरेंट लोकेशन हिट कर रहा है, तो ये इसको हाई वेरिएंस कहा। तो ये आपके लिए अच्छे मॉडल जो है वो नहीं कहते। तो सिमिलरली जब आपका लो बायस होता है और लो वेरिएंस होता है, लो बायस और लो वेरिएंस, तो वो आपका ऑप्टिमाइज मॉडल कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिमाइज मॉडल कहलाएगा। लेकिन आपका लो बायस है, ठीक है, कि आपके टारगेट के तो करीब करीब है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे हिट हो रहा है, और हाई वेरिएंस है, लो बायस और हाई वेरिएंस, इससे कहते हैं ओवरफिटिंग। इसका मतलब ये कि ट्रेनिंग के दरमियान तो आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन टेस्टिंग में वो अच्छा उसकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग में उसकी एक्यूरेसी थी 90%, टेस्टिंग में वो 50% पे चला गया, दैट्स ओवरफिटिंग। और अगर हाई बायस है और लो वेरिएंस है, मीन्स के टारगेट से दूर है लेकिन आपस में कलेक्टेड किसी एक लोकेशन पे हिट हो रहे हैं, ये अंडर फिटिंग कहलाता है। इसका मतलब ये है कि भाई ट्रेनिंग के दरमियान भी एक्यूरेसी लो थी, टेस्टिंग में भी एक्यूरेसी लो थी, और ये वाली सिचुएशन क्या कहलाएगी, हाई बायस और हाई वेरिएंस। इसमें के डेटा के अंदर कोई बिजनेस वैल्यू एडिशन नहीं थी। और ये मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, अगर आप सिंगल वेरिएबल पर काम करना चाह रहे हैं तो इस तरह के आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है।
So this is how bias or variance works. We generally want to minimize both bias and variance to build a model which not only fits the training data well but also generalize well on the test or validation data. वो एक हमारा एक बेस्ट मॉडल जो है वो कहलाया जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास लो जो है वो अपना अंडर फिटिंग आ रही है, तो अंडर फिटिंग के लिए कहलाया जाता है कि आप अपने डेटा को इनरिच करें, डेटा सेट की साइज जो है वो इनहांस करें, तो उससे भी जो है आपकी ये वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा एक रीजन होता है कि आपने जो डिवाइड किया हुआ था ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट, 70% ट्रेनिंग था और 30% टेस्टिंग था। क्या पता है ऐसे सैंपल जो ट्रेनिंग सेट में थे, क्योंकि टेस्टिंग सेट के अंदर जो सैंपल्स थे उसका एक डिफरेंट बिहेवियर होगा, वो तो मॉडल ने देखे ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे डेटा सेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन भी करवाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि हर एक सैंपल के ऊपर डेटा सेट लर्न करे। तो हम क्या करते हैं, के फोल्ड टेस्टिंग का मेथड यूज करते हैं। हम के फोल्ड मींस नंबर ऑफ फोल्ड्स के अंदर हम डेटा को डिवाइड करते हैं, सपोज 5 फोल्ड्स 10 फोल्ड, और फिर क्या करते हैं उसमें से एक वैलिडेशन के लिए रखते हैं, बाकी ट्रेनिंग के लिए। इस तरह से चेन वाइज जो है वो हर एक जो है वो मॉडल कंपोनेंट जो है वो एक चंक वैलिडेशन के लिए रिजर्व होगा, बाकी ट्रेनिंग के लिए। इस तरह से हर एक की रोटेशन कंप्लीट होती रहेगी। ये भी टेस्ट एक अप्रोच है अपने मॉडल की ओवर फिटिंग रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मशीन लर्निंग की, कि हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर हम क्या मॉडल अप्लाई करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर आपने पॉसिबिलिटीज देखनी है, कैटेगराइज देखना है कि ये क्लास ए है या बी है, डिस्क्रीट जो है वो बाइफिकेशन करनी है, तो आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। या आप कहते हैं कि यार ये जो सैंपल है इस दूसरे सैंपल से डिफरेंट है, इनके आपस में क्या है, ये इट्स एनोमली डिटेक्शन है। ठीक है, आप इसको एसईएम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। या हाउ मच या हाउ मेनी कंटीन्यूअस वैल्यू आपने प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वैल्यू आप प्रेडिक्ट करनी है, तो आप रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। या आप देखते हैं कि यार ये सैंपल्स जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, ग्रुपिंग किस तरह से की गई है, तो वहां पे आप एल्गोरिथम क्लस्टरिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। या आपने कहते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट क्या एक्शन परफॉर्म करना है, व्हाट शुड आई नेक्स्ट, एक एल्गोरिथम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। वो ये एक सिंपल लेवल की, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें कि मॉडल सिलेक्शन कैसे की जाती है, तो एक पूरा सर्वेयर होता है, उसके हिसाब से आप मॉडल सिलेक्शन कर रहे होते हैं। या आपके पास एक फील्ड शीट होती है कि डेटा सेट आपके सामने अवेलेबल है, प्रॉब्लम आपके सामने अवेलेबल है, आप उससे डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या आपने डेटा के डायमेंशन रिड्यूस करने हैं, मींस के 10 फीचर्स थे, 10 में से मुझे उसको 5 करना है। अगर यस तो आप इस तरफ अनसुपरवाइज्ड में चले जाते हैं, अगर डायमेंशन रिडक्शन नहीं करनी आप लो में चले जाते हैं। फिर देखते हैं डेटा लेबल्ड है या नहीं है, अगर डेटा लेबल्ड होगा तो आप यस नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो क्या होगी आपकी एक सुपरवाइज अप्रोच होगी, ऊपर वाली आपकी अनसुपरवाइज अप्रोच है, अनलेबल्ड वाली। यस नो के लिए आप अनसुपरवाइज में चले जाएंगे, यस के लिए आप सुपरवाइज में चले जाएंगे। अच्छा, प्रेडिक्ट न्यूमेरिक ये कंटीन्यूअस रेंज वगैरह आपने प्रेडिक्ट करनी है तो आप रिग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ अगर आपने नो जिसमें के आपके पास कैटेगरीज हैं और डिस्क्रीट प्रेडिक्ट करना है तो आप क्लासिफिकेशन के अंदर चले आते हैं। सिमिलरली एक डिफरेंट आपके पास एक फैक्टर्स लगे हुए, स्पीड चाहिए, यहाँ एक्यूरेसी चाहिए, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड तो आप एक्सप्लेनेबल मॉडल्स की तरफ चले जाएं, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो आप कर्नल एचवीएम है, रैंडम फॉरेस्ट है, न्यूरल नेटवर्क है, ग्रेडियंट बूस्टर, ये एल्गोरिथम यूज करें। ठीक है ना, तो ये फिल्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि मुझे कौन सा मॉडल चूज करना है। सिमिलरली आप डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए आप ये डिफरेंट चार्ट्स यूज करते हैं, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा कि एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक रोड मैप पे आपको डेटा साइंटिस्ट के पास ये शीट्स अवेलेबल होती हैं उसको डिसाइड करने के लिए। अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो पॉपुलर जो डेटा सेट्स रिपोजिटरीज है वहां से आप डेटा सेट पिक करके आप अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कैगल के ऊपर डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डेटा रिपोजिटरी है, एसकेलर्न के ऊपर आपका डेटा सेट अवेलेबल है, यूसीआई की एक फेमस मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है जहाँ पे भी आपके पास डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल के हैं, एडब्ल्यूएस अमेजॉन के आपके पास डेटा सेट अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी ये गवर्नमेंट और ओपन डेटा सोर्स रिपोजिटरीज अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप वो डिफरेंट डेटा सेट्स डाउनलोड करके उनको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजीज है जिनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, K9 में इट्स अ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल, आर स्टूडियो, आर स्टूडियो जो है आर एक लैंग्वेज है लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल टेक्निकल है, सिंपल लेवल की लैंग्वेज है, तो उसके ऊपर भी आप अपनी डेटा साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनाकोडा एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए, यहाँ पे आप कोडिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गूगल ऑटो एमएल आपके पास अवेलेबल है, अज्योर मशीन लर्निंग का टूल अवेलेबल है।
वेका एक सॉफ्टवेयर है बड़ा अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी के पास जीपीयूज और टीपीयूज नहीं है, हाई परफॉर्मेंस आपने कंप्यूटेशन करनी है, तो आप गूगल की को लेबोरेटरी पे चले जाएं, यहाँ पे आपको जीपीयूज और टीपीयूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। 12 घंटे का इंस्टेंस गूगल प्रोवाइड करता है कि 12 घंटे के लिए आपको वो प्रोवाइड कर देता है, फिर उसके बाद वो इंस्टेंस जो वो डिलीट हो जाता है, आपको दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल है जिनके ऊपर आप अपनी स्किल्स परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा साइंस मॉडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी इमेज प्रोसेसिंग आजकल चाइना के अंदर जो है बड़ी रियल टाइम डेवलप्ड है कि आप रियल टाइम के ऊपर जो है वो लोगों की कैटेगराइज और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कर रहा होता है चाइना। ठीक है, बैंकिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट फ्रॉड डिटेक्शन है, मैनेजिंग कस्टमर डेटा, रिस्क मॉडलिंग है, कस्टमर सेगमेंटेशन हो रही है, कस्टमर सपोर्ट, रिकमेंडेशन इंजन हो रही है। ठीक है, आप स्पोर्ट्स के अंदर मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि ये आपकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर के अंदर आपकी ट्यूमर प्रोडक्शन है, ब्रेस्ट कैंसर है, और वो सारी जो है वो जेनोमिक डिजीज जो है वो उनके ऊपर काम हो रहा है। स्पीच रिकग्निशन है, आप सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप देखेंगे आप कोई भी वॉइस प्रोवाइड करते हैं, वॉइस के बेस के ऊपर वो अपना एक्शंस जो है वो वॉइस ले रहा होता है। दैट्स दी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है डेटा साइंस की। इंटरनेट सर्च के ऊपर जो है वो आप कुछ भी लेके आपको फर्दर ये डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो सपोज करें कैट के साथ ये चीज़ें सर्च की जा रही हैं तो आपको रिकमेंड करके दे रहा है। सिमिलर रिकमेंडेशन सिस्टम है, आप अमेजोन फेमस रिकमेंडेशन सिस्टम, उसके अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप्ड है वो आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। गेमिंग के अंदर जो है वो मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो है वो आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला का जो 2019 का ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर आ चुका है और यूएस के अंदर वो चल भी रहा है, दैट्स दी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। आपके पास जो है वो रोबोट्स यूज हो रहे हैं, आजकल रोबोट्स का बड़ा रुझान है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि रोबोट्स भी जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। अलेक्सा इज स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट। तो ये थोड़ा सा आप सॉरी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये कि आई होप कि आप सबको कुछ क्लियर हुआ होगा इस हवाले से। जो सवाल हैं आप वन बाय वन मुझसे कर सकते हैं। आई एम हियर फॉर द क्यूए सेशन। जी अब्दुलरहमान, आई एम डन। अगर आप क्यूए सेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप वन बाय वन अनम्यूट करके। Sure, sir. Sure. Just a second. I would request to all the participants who have any type of question or queries, you can ask. Yes, Sir Bhagwan Das. Just a second. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. First of all, congratulations all of you for organizing such a very informative seminar. Please open Monica में chat box राफे open करे छड़ियो ताकि को post जे करे तो चाकन chat box शायद disable पे हो जाए. Sure, sure, sir. Let me open. Just a second. And also, could you please tell the platforms from where we can begin in training the models? Like for example, is Azure Microsoft is free of cost, or we have to subscribe, or have you any information about that? एक्चुअली अज्योर जो है वो आपको स्टूडेंट की आईडी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो उसके लिए आपके पास कुछ लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने करियर स्टार्ट करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर दें। एनाकोंडा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मशीन लर्निंग, जहाँ पे आपके पास जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप या प्रोग्रामिंग के थ्रू वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिससे आप एक मॉडल बना के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सिमिलरली कैगल की सर्च इंजन है, सॉरी उसकी अपनी कंप्यूटेशन इंजन है, वहाँ पे भी आप उसको
फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेका इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स टूल है, इसके ऊपर कर सकते हैं। गूगल ऑटो एमएल और मशीन लर्निंग अज्योर जो ये पेड हैं, क्योंकि जितनी भी जो बिजनेसेस अपने मॉडल्स डिप्लॉय करते हैं वो गूगल या अमेजोन या अज्योर के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक लिमिटेड लेवल तक तो फ्री हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उस परचेज चार्जेस ले रहे होते हैं। और जो लिमिटेड अवेलेबल उसके अंदर फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है, और एक साइज ऑफ डेटा के ऊपर आप ज़्यादा नहीं जा सकते, और एक कितनी कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपको लिमिट कर देता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटेशन के हवाले से थोड़ा सा हैं, तो आई रिकमेंड कि कोलैब यूज़ करें। कोलैब करंटली जो है वो आपको 12 GB रैम प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अंदर जो जीपीयूज हैं वो आपको टाइटन जीपीयूज प्रोवाइड कर रहा है, टीपीयूज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके लिए इनफ होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपके पास इतना डेटा है कि 12 GB डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, और 12 GB डेटा को 12 GB डेटा इज नॉट स्मॉल, अगर इनिशियल ट्रेनिंग अगर आप, तो कोलैब इज बेटर फॉर दैट। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा डेटा है तो ऑब्वियसली फिर आपको पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी मशीन के ऊपर उतनी रैम लगवानी पड़ेगी कि जिस हिसाब का आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा ये जितने भी टूल्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ओपन सोर्स हैं, एक्सेप्ट दी ऑटोमेल एंड अज्योर, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए स्टार्ट करने के लिए इनफ है। Okay, and how you will recommended the use of Python in handling all the machine learning objectives, whether it's model देखिए, predictions. पाइथन इज रिकमेंडेड लैंग्वेज अगर आप टेक्निकल हैं, लेकिन अगर किसी को इशू है कि वो प्रोग्रामिंग को समझ में नहीं आती है लेकिन वो मशीन में काम करना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी नहीं है प्रोग्रामिंग करें, आप ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के ऊपर चले जाएं कि आप जस्ट आपने उन प्रोसेस मॉडल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट करना पड़ता है, तो आप उस पर भी मशीन लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लैंग्वेज सीखें। पाइथन जो है सीखने के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, आप python.org पे चले जाएं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। पाइथन रिकमेंडेड इस वजह से है क्योंकि मशीन लर्निंग की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सब की डेवलपमेंट सपोर्ट जो है पाइथन के अंदर अवेलेबल है। जितने भी फॉरम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, जितनी भी हाई परफॉर्मेंस या हाई कंपटीशन लाइब्रेरीज है, वो सारी की सारी मशीन अपना पाइथन को सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई पाइथन इज रिकमेंडेड फॉर द डेटा साइंस मशीन लर्निंग। अगर आपने करियर स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग विद पाइथन, तो आप एसके लर्न एक फॉरम है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एसके लर्न पे चले जाएं। आपको इनिशियल डेटा सेट्स, उनके ऊपर डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स और मॉडल्स वहाँ पे विद डॉक्यूमेंटेशन डिटेल अवेलेबल है, और इसके साथ साथ वो अपनी कंप्यूटेशन इंजन भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कंप्लीट पैकेज है एसके लर्न का, इसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। I hope that clear, Dr. Sir. Anyone? Yes, it's perfectly good. It's perfect. Thank you, sir. Thank you for the clarification. We have more questions in the chat box. Okay, Samara, can you read the question from the chat box? I'm sure I can read them for you. Okay, so Ashton has a question that most of data science course go into great details about few algorithms while glossing over the skills needed for the successful data science projects, and many academics haven't worked on real problems for real world solutions. So what do you think? They're mostly textbooks aligns that are Okay, Samara, I have read the question. जी देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और आई थिंक कुछ मेरे स्टूडेंट वेडनेसडे को मेरे पास आए थे कि आई वांट टू डू इंटर्नशिप फॉर द डेटा साइंस। देखिए, डेटा साइंस डोमेन के अंदर अगर आप करियर डिसाइड करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। फोकस इन अ सेंस के आपको डोमेन डिसाइड करना चाहिए। जैसे आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, आप गेम डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप क्यूए में जा सकते हैं, टेस्टिंग में जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं। ये सारे एवेन्यूज हैं।
इसी तरह आपको डेटा साइंस के अंदर भी फोकस होना पड़ेगा। बाद दफा कुछ बच्चे जो हमारे पाकिस्तान में जो है ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर चुके होते हैं, उनको लगता है कि डेटा साइंस आगे नहीं, मशीन लर्निंग का मॉडल समझना ना नॉट अ डेटा साइंस। डेटा साइंस ये है कि आपको एक बिजनेस डोमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो बिजनेस डोमेन में बनना है, बैंकिंग में बनना है, मार्केटिंग में बनना है, रिटेल में बनना है, ट्रांसपोर्ट में बनना है, मेडिकल में बनना है, किस फील्ड के अंदर मुझे डेटा साइंस का रोल। फिर आपने उस फील्ड की वो डोमेन नॉलेज सीखनी पड़ेगी। जब वो आप उस फील्ड की डोमेन नॉलेज सीखते हैं ना, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपना करियर डिसाइड करते हैं। आपको देखें जितनी भी डेटा साइंस की बुक्स मिलेंगी ना, वो जनरल करियर के हवाले से, उसके बाद आपको सारी चीजें मिलती है। लेकिन अगर आपको फोकस होना है एज अ डेटा साइंस के ऊपर, देखें मशीन लर्निंग इज द मस्ट, वो 5% इज नॉट मेजर। आप अगर आप करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप स्टैटिस्टिक्स अच्छी कर लें, आप मैथमेटिक्स अच्छी कर लें, ठीक है। आप कोई एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हाथ साफ कर लें, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक कर लें, ठीक है। और कोई एक डोमेन डिसाइड कर कि यार मुझे डेटा साइंस का काम करना है, बैंकिंग के अंदर काम करना है, बेतहाशा एप्लीकेशन से, बेतहाशा। आपने मेडिकल के अंदर काम करना है, बेतहाशा काम है मेडिकल के अंदर। आपने ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करना है, आपने गेमिंग के अंदर काम करना है, आपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, बेतहाशा। लेकिन यू हैव टू फोकस अबाउट दैट कि आपने किस फील्ड के अंदर काम करना है, ये अपना इम्पोर्टेंट। बाकी जितने भी अल्गोरिथम्स हैं ये सारे जनरल हैं। ये देखें ना, कौन सा अल्गोरिथम कब अप्लाई करना है, ये आपकी बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन करता है, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाते हैं। इट्स अ प्योरली प्रॉब्लम बेस्ड फील्ड। डेटा साइंस प्योरली प्रॉब्लम बेस्ड। हर प्रॉब्लम के हिसाब से आपको हर दफा नए इशू और जो है इमर्ज होते हैं, आप उस हिसाब से उसके ऊपर अपनी स्किल्स अप्लाई कर रहे हो। आई होप आई रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन। ये सैयद आशिर अली का सवाल था। Asha, one participant has raised his hand. I'm unmuting him. ओके That is Mohammad Maqsood Jan. जी। Yes, Maqsood. Yes, Maqsood, you can ask. Maqsood, you are not audible, I guess. Please check. Okay, Samra, move to next. अच्छा, एक चैट के अंदर जो है वो सामा खान है, उन्होंने सवाल किया है फाउंड ओपन सीवी पाइथन का। देखिए ओपन सीवी जो है वो कंप्यूटर विजन के हवाले से टूल है। जब आप कंप्यूटर विजन के टास्क सॉल्व करते हैं, या आपने वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, इमेज कैटेगराइजेशन करनी है, इमेज प्रोसेसिंग करनी है, तो कंप्यूटर विजन के रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक टू दैट प्लेटफॉर्म, जो कि ऑब्वियसली वो पाइथन के अंदर है। Anyone else? Okay, now I think we're done with the question answers. So now I would like to ask Mr. Abdul Rahman to present our guest speaker, Mr. Zahid Hussain, a token of appreciation. Mr. Abdul Rahman. Thank you so much, everyone, for joining us today. Before we end this webinar, I would, on behalf of our IEEE Young Professional team, I'd like to appreciate the constant efforts of our chairperson, Mr. Mumtaz, Vice Chair, Mr. Rafe, and all our valuable team members from our graphics team, from our content writing team, Saad, Asher, Mehvish, and all the other teammates for their efforts that they have put in arranging this webinar and making it a success.
So thank you so much everyone for joining us today. Until we meet And next time. I would like to thanks Mr. Dr. Bhagwan Das, who is our ExCom member of IEEE Karachi section and currently serving as Chair IEEE Computer Society, for joining this webinar. Thank you so much, sir. Thank you, Sir Zahid, and thank you, Sir Bhagwan Das, Thank you, for your sir. valuable time. Thank you. It's has been honor to joining this workshop, and I'm very glad that many technical things has been shared. And I also would like to appreciate the efforts of IEEE YP section, so they are continuously progressing towards organizing this session for the young professional. And congratulations to all your team. Thank you so much. Thank you so much. Also, I would like to thanks Sir Tosif Mubin, who is currently an ExCom member of IEEE Karachi section and also a part of IEEE YP Extended Executive Committee. Thank you, sir. Okay, Samra, you can conclude. Before we wrap up this session, I would like to request the non-IEEE members for their certificates, they have to pay rupees 250 so that they can get their certificates. So please do that in order to get your certificates. So thank you so much for joining us. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir.